गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब मजे में। मैं भी बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जो हम इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स कर रहे थे, हमने बहुत से अमेंडमेंट्स लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। फिर भी सर कुछ अमेंडमेंट्स रह गए थे, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, हमारी क्या दिक्कत है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो इस बार हुए हैं, तो हम फटाफट से करते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको नोट्स पे दी थे, बट इस बार बहुत सा एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो हमने जो अमेंडमेंट बुक जो आईसीआई ने अपलोड करी है, वही मैंने ओपन कर ली है। तो ये आईसीआई की साइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो करते हैं सर अब चलते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहला अमेंडमेंट। सर ये जो अमेंडमेंट है, ये इस बार एग्जाम में आ सकता है। सर क्या बात कर रहे हो? आ सकता है, लेकिन अगर आएगा तो किस में आएगा? एमसीक्यू में। ठीक है जी, किस में आएगा? एमसीक्यू में। बड़े क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं बन सकता। रीजन क्या है वो हम बात करते हैं। चलो सर, पहले हम बात करते हैं जो हमारा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। याद करो, हमने जब सेक्शन 80C पढ़ा था, 80C पढ़ा था, तो उस वक्त हमने क्या बात करी थी कि अगर कोई भी इंश्योरेंस हमने करवा रखी है 1 अप्रैल 2012 के बाद, अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस करवा रखी है सर किसके बाद? 1/4/2012 के बाद, तो उसमें क्या था कि जो भी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसका हम मैक्सिमम प्रीमियम कितना जमा करा सकते हैं? सर मैक्सिमम प्रीमियम 10% ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू जमा करा सकते हैं। सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, लेट सपोज मेरी मैच्योरिटी वैल्यू है 10 लाख। ओके सर, तो अब मैं मैक्सिमम प्रीमियम जमा कराऊंगा 1 लाख, और मुझे 1 लाख की 80C में क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। सर ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या है? अगर वहां क्या था कि अगर मान लो आपने प्रीमियम जमा कराया 1,20,000, तो वहां पर आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी। वो कितनी मिलेगी सर? 1 लाख की मिलेगी। सर ये बात भी हमें पता है। तो सर इसमें नया क्या है? सर नया कुछ ही नहीं है, यहां तक ऐसा ही है। अब सुनो, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। हमने उस वक्त ये भी पढ़ा था कि सर हमें इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी के वक्त, हमें इंश्योरेंस का पैसा जो मिलता है मैच्योरिटी के वक्त, वो पैसा एग्जम्प्ट होता है। हमें मैच्योरिटी के वक्त जो भी पैसा मिलता है मैच्योरिटी के वक्त, वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। लेकिन सर, लेकिन क्या? लेकिन हमने क्या बात करी थी कि अगर हम 10% से ऊपर प्रीमियम जमा कराते हैं, अगर हम 10% से ऊपर प्रीमियम जमा कराते हैं, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D लागू नहीं होगा। मतलब जो प्रीमियम मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। सर समझाओ क्या बोलने वाले हो आप? प्लीज थोड़ा सा रिवीजन करवा दो। लो जी, हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं कितना जमा करा रहा हूं सर? 1 लाख जमा करा रहा हूं। तो जब मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव्ड होगी, तो ये पता है क्या होगी? सर ये एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, एग्जम्प्ट होगी। लेकिन यहां पर मैं 10% से ऊपर एक्सेस जमा करा रहा हूं ना, तो जब मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, जब मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर टैक्सेबल होगी। कितने पे टैक्स लगेगा? मैच्योरिटी वैल्यू पे नहीं सर, उस वक्त टैक्सेबल वैल्यू निकलती थी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल प्रीमियम डिपॉजिटेड। ठीक है, इसको हम टैक्सेबल वैल्यू मानते थे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानते थे। अच्छा, वहां एक बात और थी सर। क्या बात थी? वहां यह बात भी थी कि सर इस पर टीडीएस भी कटता था। क्या कटता था? टीडीएस भी कटता था 10%। हम उस पर नहीं जा रहे, एक्सेस ऑफ 1 लाख। ये हमारा पुराना प्रोविजन हो गया। तो सर अब क्या अमेंडमेंट आया? सर इन्होंने एक अमेंडमेंट और लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं सुनो। अभी तक क्या रूल थे? अभी तक क्या रूल थे कि आप 10% प्रीमियम तक जमा करा सकते थे। ठीक है, अब इन्होंने उसमें कंडीशन और जोड़ दी। इन्होंने बोला
if any of condition satisfy, then maturity value will be taxable. सर मतलब इन्होंने एक कंडीशन और जोड़ दी। सर एक कंडीशन और जोड़ दी, मतलब अब क्या बोला गया है सुनना समझना। सर दो कंडीशन क्या क्या है? सर पहली कंडीशन तो मुझे पता है कि आपने प्रीमियम कितना दिया है, सुनना, एनुअल प्रीमियम डिपॉजिट कराया है कितना, एक्सीड कितना, 10% ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। सर ये तो वही कंडीशन है। दूसरा और जोड़ दिया, और अब ये कंडीशन और जोड़ दी, ये कंडीशन और जोड़ दिया, अगर ये भी जमा कराओगे तो भी मैच्योरिटी वैल्यू के वक्त टैक्सेबल हो जाएगा। सर दूसरी कंडीशन क्या है? वही सर, एनुअल प्रीमियम। सर ये अमेंडमेंट है। सर अब ये जो मैं लिख रहा हूं सर, ये अमेंडमेंट है। क्या बात कर रहे हो सर, अमेंडमेंट है? हाँ सर ये अमेंडमेंट है। क्या लिखा है सर देख लें एक बार। एनुअल प्रीमियम, जो हम एनुअल प्रीमियम जमा करा रहे हैं, एनुअल प्रीमियम एक्सीड 5 लाख। बाप रे, अगर आपने प्रीमियम जमा कराया कितना, 5 लाख या इससे ज्यादा, तो भी मेच्योरिटी के वक्त जो पैसा मिलेगा वो क्या होएगा, टैक्सेबल होएगा। सर यहां पर इन्होंने एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड 5 लाख बोल दिया, समझ में आ गया सर, ये बात तो समझ में आई। तो सर कुछ और भी है क्या? हाँ सर, यहां एनुअल प्रीमियम में क्या आ गया, एनुअल प्रीमियम में आ गया, अगर मान लो कोई पर्सन 5 लाख रुपए से ऊपर जमा करा रहा है, एक पॉलिसी का नहीं, सब पॉलिसी का मिलाकर, तो भी प्रोविजन लागू होगा। तो एनुअल एग्रीगेट, वाओ सर, एग्रीगेट। सर एनुअल एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास पॉलिसीज है वो एक से ज्यादा करवाई हुई हैं, तो सबका प्रीमियम मिलाकर भी अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ तो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सर बात समझ में आई? तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो गया। तो फिर ये एमसीक्यू में क्यों आएगा, वैसे क्यों नहीं आ सकता? तो सर ये प्रोविजन किस पे लागू है, आराम से देखना, सभी पॉलिसीज पे लागू नहीं है सर, ये पॉलिसी किस पे लागू है, applicable only those policy which are issue on or after 1/4/23, 1/4/2023। सर इसका मतलब क्या हुआ, हम खुद प्रीवियस ईयर 23-24 में बैठे हैं, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में तो पहली बार ये प्रीमियम जमा कराएगा, समझना, प्रीमियम पहली बार जमा कराएगा, तो मेच्योरिटी पता नहीं कौन से साल में आएगी इसकी, 5 साल 10 साल बाद आएगी। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए, लेकिन वो एमसीक्यू में आना चाहिए, क्योंकि ये 1/4/23 के बाद की पॉलिसी पे लागू, उससे पहले वाली पॉलिसी पे लागू नहीं है। सर ये प्रीमियम है। फिर सुनो, अगर मैंने किसी पॉलिसी का प्रीमियम 10% से ऊपर जमा करा दिया, ये 10% किसके लिए, जो 1/4/12 के बाद की पॉलिसीज है, ठीक है, और उससे पहले वाले के लिए 20% था, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और या फिर आपने प्रीमियम कितना जमा कर रहे थे, 5 लाख रुपए एग्रीगेट प्रीमियम किसी भी साल में, ठीक है, जमा करा दिया, तो उस केस में आपके लिए मैच्योरिटी वैल्यू टैक्सेबल होगी। मैच्योरिटी टैक्सेबल कितनी होगी, तो आंसर सही वही आएगा, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल प्रीमियम डिपॉजिटेड। लो सर, सर डिस्कस कर लें इसको, क्या लिखा हुआ है, आओ जी देखो।
सर रूल सेक्शन 1010D क्या बोलता है कि जब मेच्योरिटी का पैसा मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, किस कंडीशन पे कि वो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करे 10% ऑफ अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड से, इसको मैं बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू से ज़्यादा ना हो। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2003 में एक प्रोविजन आ गया कि अगर पॉलिसी इश्यू करी है किसके बाद, 1/4/23 के बाद, तो एग्जम्पशन ऑफ 1010D, अंडरलाइन कर लेना अभी, ये प्लीज प्रिंट निकाल लेना इसका, एग्जम्पशन ऑफ 1010D इज नॉट एप्लीकेबल, विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्यों? अगर आपने एनुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप 1/4/2023 के बाद कराई है और आपका एनुअल प्रीमियम कितना है, एक्सीड कितना है, 5 लाख है, इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, जितने साल पॉलिसी चली किसी भी साल में आपने 5 लाख से ऊपर जमा करा दिया तो ठीक है। सर अगर मान लो मैंने मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है तो फिर हम क्या देखेंगे, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम देखेंगे। अगर किसी भी साल में एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम आपने जमा करा दिया 5 लाख से ऊपर किसी भी पॉलिसी का, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां भी एक लफड़ा है बेटा, समझना इसमें क्या लिख रखा है, आओ जी। यहां तक बात समझ में आ गई सर? एकदम समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं है। अब हुआ क्या, हमने पॉलिसीज करवाई, अब हमने 3 पॉलिसीज कराई, तीनों पॉलिसीज का टोटल कितना आया, अपन एक काम करते हैं अलग पेज ही ओपन कर लेते हैं ना, सही रहेगा। चलो अपने जो पॉलिसीज कराई उन सब पॉलिसीज का अगर मैं टोटल देखूं तो उन सब पॉलिसीज का टोटल आपका 5 लाख से ज्यादा बनता है। आपने एक तो पॉलिसी कराई ए, आपने पॉलिसी कराई ए, एक पॉलिसी कराई बी, एक पॉलिसी कराई सी, ठीक है। और इनका जो प्रीमियम डिपॉजिट हुआ कितना हुआ, 2 लाख, इसका 3 लाख और इसका हुआ 6 लाख एक बार के लिए। एग्जाम्पल करते हैं, इसमें सब एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे। तो अब ये बताओ 10D में एग्जम्प्ट कौन कौन सा होगा, तो एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D कौन कौन सा एग्जम्प्ट होगा, तो सिर्फ ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा और ये एग्जम्प्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? क्योंकि इसका प्रीमियम कितना हो गया, 5 लाख से ऊपर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, सर हमने क्या जमा कराया, प्रीमियम जमा कराया। सर यहां जमा कराया 2 लाख, यहां जमा कराया 3 लाख और यहां जमा कराया 4 लाख। अब समस्या आ गई बेटा, अब समस्या क्या आ गई, सर यहां भी तो प्रीमियम 5 लाख से कम ही है, तो फिर ये एग्जम्प्ट होगी कि नहीं होगी? बेटा अगर मेरा प्रीमियम एग्रीगेट 5 लाख से ऊपर हो तो जिन पॉलिसीज का टोटल 5 लाख से कम हो उनको मैं एग्जम्प्ट कर सकता हूं। मतलब इन तीनों में से मैं कोई भी वो पॉलिसी एग्जम्प्ट कर सकता हूं जिनका जो प्रीमियम है वो 5 लाख से कम हो। तो अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं एग्जम्प्ट करना चाहूं तो खाली एग्जम्प्ट किसको करूंगा, ए को और बी को एग्जम्प्ट करूंगा। सर सी को क्यों नहीं करूंगा? सी को इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सी का जो प्रीमियम है वो 5 लाख से कम है, लेकिन अगर मैं किसी और के साथ जोड़ूंगा तो वो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। हाँ मैं ये काम कर सकता हूं और लगाकर कि मैं सी को तो एग्जम्प्ट कर दूं, 5 लाख से कम है, और इन दोनों को क्या कर दूं, टैक्सेबल कर दूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एग्जम्प्ट करता हूं सी को तो ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 4 लाख तक हो गया, उसके अलावा जो एक्सेस है वो 4-5 लाख की लिमिट में नहीं आ पाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो जी सर आगे की बातें करते हैं। यहां तक समझ में आ गई? आ गई सब? क्या लिख रखा है देखो, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन सच लाइफ इंश्योरेंस एक्सीड 5 लाख, वाओ, exceed 5 lakh for any of the previous year during the term of any such LIP, exemption 1010D would be available, please underline, would be available in respect of any of those LIP at the option of LIC SSC which aggregate premium does not exceed 5 lakh। कि साहब आपका जिन जिन पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख से कम है उनको आप एग्जम्प्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप जिसको करना चाहो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। ये क्या बोल रहा है सर, मरे हुए इंसान से पैसे लेते अच्छे नहीं लगते। आपने 5 लाख से ऊपर प्रीमियम जमा कराया लेकिन आप सलट गए, आप सलट गए, आपके घर वालों को पैसा मिला, तो घर वालों को पैसा मिलेगा तो हमेशा वो एग्जम्प्ट होता है, पहले भी होता था अभी भी होगा। आओ जी आगे चलते हैं।
अब इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए खूब सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसीलिए मेरे को ये पीडीएफ ओपन करनी पड़ी। इसमें सब एग्जांपल्स एकदम सिंपल तरीके से दे रखे हैं। और जब इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं तो ये मान के चलो एक आधा एग्जांपल तो पक्का एग्जाम में आना है, चाहे कुछ हो, आना ही है, कोई नहीं रोक सकता इसको, ये मान लो आप। ठीक है, अब देखिए उसमें पहले में क्या बोल रखा है, मैंने 5 लाख से कम प्रीमियम जमा कराया और पॉलिसी का वो है जो अमाउंट है वो भी मेच्योरिटी वैल्यू 10% से कम है, तो उस केस में क्या होएगा, 1010 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रखा है इसने, मेरा LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 1/4/13 को पॉलिसी है, बेटा बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। 1/4/23 से पहले तो प्रोविजन ही लागू नहीं होगा, मोदी कर दी 1/4/13। तो यहां पर तो हम खाली ये वाली कंडीशन देखें 10% के अंदर है क्या, यस। ठीक है, तो आपको 1010D का एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 1/4/13 से पहले की पॉलिसी, 1/4/23 से पहले की पॉलिसी है। दूसरे में एग्जाम्पल भी देखो, 1/4/23 की पॉलिसी है, हाँ सर 1/4/23 की पॉलिसी है, 10% प्रीमियम है, वो तो सब आपको सब एग्जाम्पल में दे रखा है कि 10% वाली लिमिट में तो आता है, लेकिन यहां पर ये देखो कि सम एश्योर्ड कितना है, 50 लाख। ठीक है, तो यहां पर क्या ये 5 लाख की लिमिट में आ रहा है, हाँ सर 5 लाख की लिमिट में आ रहा है, तो मतलब 5 लाख तक है ना, तो 1010D लागू हो जाएगा और इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम्पशन 1010D। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 1/4/23 की पॉलिसी है, प्रीमियम 6 लाख जमा हो रहा है 5 लाख से ऊपर, तो इस केस में इसको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, वुड नॉट बी एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट नहीं होगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स आज नहीं देना भाई, टैक्स देना कब है, जब मेच्योरिटी होगी तभी तो इनकम होगी। कब हो रही है वो सर, 33 के अंदर, तो प्रीवियस 33 34 में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, एसेसिबिलिटी 34 35 हो गया। अब अगला किसके लिए दे रखा है, मोर देन वन एलिजिबल LIP, मोर देन वन एलिजिबल LIP, क्या लिख रखा है साहब, अगर मान लो आपकी पॉलिसी है जिनका एग्रीगेट 5 लाख से कम है, तब तो एग्जाम्प्ट ही, अभी मैंने 2 पॉलिसी करा रखी है, 2 लाख की एंड 2 लाख की, 5 लाख से कम है तो एग्जाम्प्ट हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर मान लो एग्रीगेट किससे ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सी ले सकते हो, 5 लाख तक की पॉलिसीज को एग्जाम्प्ट कर सकते हो, उसके ऊपर की पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहां पर आप कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते, फिर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है जी, चलो करें स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है, आओ जी, कंसिडरेशन रेस्पेक्ट ऑफ एनी दोज एलिजिबल LIP व्हिच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, उसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल दे रखा है, सिंपल एकदम सिंपल, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो सारे एग्जाम्पल्स में जो डेट ऑफ इश्यू है वो 1/4/23 के बाद ही मिलेगी। ठीक है, उस वो 1/4/23 या उसके बाद की ही मिलेगी। कितना प्रीमियम जमा कराया, 3 लाख प्लस 2 लाख, सर टोटल कितना हो गया सर, अप टू 5 लाख हो गया, तो बोल दो बल्ले बल्ले, जो भी पैसा मिलेगा मेच्योरिटी को तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अप टू 10% तक ही डिपॉजिट करवा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एनुअल प्रीमियम ऑफ इट डज नॉट एक्सीड 5 लाख है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसको टैक्स नहीं लगेगा। अगला एग्जाम्पल देखो, पॉलिसी नंबर ए है, उसका कितना प्रीमियम जमा करा रहा है सर, 450, दूसरा कितना जमा करा रहा है 5 लाख, तो जो 450 वाला है वो अप टू 5 लाख है, तो ये तो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D एग्जम्प्ट हो जाएगा, और सर इस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, हाय राम हमको टैक्स देना पड़ेगा। सर कब देना पड़ेगा, जब मेच्योरिटी वैल्यू लगी आएगी तब। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, सर मजा आएगा पक्की बात। प्रीमियम कितना है सर, 1 लाख 350, सर इन दोनों का जोड़ा लगाएं तो कितना होएगा सर, 450। सर 450 5 लाख से कम होता है, यस सर होता है, तो इस ये और ये तो क्या हो जाएंगे, एलिजिबल किसके लिए, 10D के लिए, लेकिन इसका प्रीमियम कितना है 6 लाख के लिए, इसको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, इस पे जब ये सी मैच्योर होगी तब इस पे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 7, मजा आएगा, सुनो शांति से,
आपको एक्स की पॉलिसी 550 है, ये 1 लाख है, ये 350 है और ये 6 लाख है। इसके अंदर एक्स की बात करूं तो एक्स क्या है, एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है, बताओ। मतलब इस पे टैक्सेबल होएगा नहीं होएगा, तो सर ये एग्जम्प्ट है। सर क्या बात कर रहे हो, ये कैसे एग्जम्प्ट हो गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? इसकी हिम्मत इसलिए हो गई, देखो 1/4/23 के पहले की पॉलिसी है, ठीक है जी। अगली है, अब चलते हैं बाकी 23 की है। 1 लाख प्लस 350 कितना होता है? 450, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, और इस पे टैक्स लग जाएगा, इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आओ चलते सर थोड़ा सा और आगे, आओ। अब क्या बोल रखे हैं, where the assessee has received consideration during the current previous year under one eligible LIP only. Earlier exemption, earlier exempt eligible. अब सुनो मेरी बात, मैंने कितनी पॉलिसीज करवा रखी है? मैंने पॉलिसी करवा रखी ए, बी, सी और डी, ठीक है। इनका प्रीमियम जमा हो रहा है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख एंड 6 लाख, ठीक है। अच्छी बात है, सब 1/4/23 के बाद की ही पॉलिसीज हैं। इनका मेच्योरिटी टाइम, मेच्योरिटी टाइम इसका है 33, 34, 34, 35, 34, 35, 34, 35, ठीक है जी। अब ये बताओ कि जब ए मेच्योर हुई, अच्छा अब देखो प्रीमियम कितना हो रहा है सर, 5 लाख से ऊपर हो रहा है, अच्छी बात है। और जब ए क्या हुई, मेच्योर हुई, तब हमने क्या कर लिया, इसको एग्जम्प्ट कर लिया। अच्छी बात है सर, कर लिया, क्योंकि इसका लिमिट 2 लाख है, 5 लाख तक तो कर ही सकता हूं। अब क्या हुआ, 34, 35 में 3 पॉलिसी मैच्योर हुई, पॉलिसी नंबर बी, पॉलिसी नंबर सी और पॉलिसी नंबर डी। मैं कितनी पॉलिसीज को अब एग्जम्प्ट कर सकता हूं? तो अब आपका आंसर आना चाहिए कि सर बी और सी का टोटल तो 4 लाख ही हो रहा है, तो दोनों को कर दें। अरे मूर्ख, उसमें से एक पॉलिसी तुम 2 लाख की पहले एग्जम्प्ट कर चुके ना, तो अब खाली आप कितनी एग्जम्प्ट और कर पाओगे? खाली बी को एग्जम्प्ट कर पाओगे, सी और डी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? ए का 2 लाख हो गया, तो अब आपका टोटल 5 लाख होना चाहिए ना, तो ऑब्वियसली मैं बी को ही दूंगा, क्योंकि बी का प्रीमियम ज्यादा है, तो इसका मेच्योरिटी भी ज्यादा होगा। वो आपका ऑप्शन है। बाकी आप ए और बी दो को एग्जम्प्ट कर देंगे और सी और डी को हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। तो मतलब अगर आप पहले ऑलरेडी एग्जम्प्ट कर चुके हो, तो उसका जो प्रीमियम है वो भी 5 लाख की डेफिनेशन में कंसिडर होगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? सर एकदम समझ में आई। आओ जी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां तक समझ में आ गया? सर एकदम समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल नंबर 9 दे रखा है, प्रीमियम कितना है? 2.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 6 लाख है। 1/4/23 को पॉलिसी करवाई, तो एक हो सकता है कि हमने 23, 24 में तो एक का ही प्रीमियम जमा कराया, बट 24, 25 या उससे आगे वाले सालों में तो चारों के जमा कराएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें इसका प्रीमियम कब मिल गया? 1/11/33 कब मिल गया? 1/11/33 में इसका प्रीमियम मिल गया 30 लाख का। तो इसको हमने क्या कर लिया, 33, 34 में एग्जम्प्ट कर लिया। अच्छी बात है। अब 34, 35 में हमें 3 का प्रीमियम मिला, तो क्या हम सारी एग्जम्प्ट कर लेंगे? नहीं सर, अब सारी एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। क्यों? ए और बी का माना ही टोटल 5 लाख तक है, लेकिन आप एक्स का बेनिफिट ले चुके हो ना, तो आप ए और बी में से आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा, क्या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। इन दो के अलावा बाकी तो सी तो वैसे ही नहीं ले सकते कि प्रीमियम कितना है, 6 लाख है। तो आपका अगर किसी भी साल में 5 लाख से ऊपर प्रीमियम जमा कराया है, तो 5 लाख तक की पॉलिसीज का बेनिफिट मिल सकता है। 5 लाख तक की प्रीमियम तक की पॉलिसी का बेनिफिट मिल सकता है। उसमें से अगर कोई बेनिफिट आप पहले ले चुके, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। गॉट इट सर? एकदम गॉट इट सर। आओ जी आगे चलते हैं। ये सारे एग्जांपल इसी चीज के दे रखे हैं। ये प्रोविजन किस पे लागू नहीं होगा? यूलिप पे लागू नहीं होगा,
और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे लागू नहीं होगा। सर यूलिप तो आपको पता ही है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज वो होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए करवाता है, उस पर प्रोविजन लागू नहीं होगा। ठीक है जी। सर कौन सी वैल्यू को टैक्सेबल करेंगे तो मैं बता चुका, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम, उस पॉलिसी का प्रीमियम जितना जमा कराया है पूरे लाइफ ऑफ द पॉलिसी में उसको लेस करके उस पर बचे हुए भी टैक्स दे देंगे। चलो जी, तो ये आपको पढ़ने की ऐसे जरूरत नहीं है। आओ जी नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस टैक्स, डिडक्शन ऑफ सोर्स टीसीएस। सर इसमें क्या अमेंडमेंट है? एक मासूम सा अमेंडमेंट है 194A में। सर 194A किस चीज का है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का। अगर मैं किसी को पैसे उधार देता हूं तो उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है 10%। अगर 5,000 से ऊपर इंटरेस्ट बनता है तो अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट देती है तो 40,000 रुपए तक इंटरेस्ट नहीं कटता, 40,000 रुपए के इंटरेस्ट तक टीडीएस नहीं कटता। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता। ये मेरा प्रोविजन है, ओके है सर। अब सुनो, एक नियम और आ गया सर। क्या? एक लिस्ट है, उन सब लिस्ट के अंदर अगर कोई भी फॉल करता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटता, उसमें एक नाम जुड़ गया, ये वाला बस। महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, वोट चाहिए उनके। ठीक है, अपना अपना है, करना भी चाहिए, बुराई नहीं है, लेकिन जो भी है चलो। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान के लिए सेविंग सर्टिफिकेट अगर इश्यू, मतलब महिला सम्मान के नाम से एक सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू करती है गवर्नमेंट, अगर आप वो लेते हो तो फिर आपको क्या बोलते हैं, टीडीएस नहीं कटेगा आपको ऊपर। चलो जी सर, न्यू सेक्शन 194BA इंपॉर्टेंट। सर सीधी बात ही करें, सीधी बात, नो बकवास। आज के दिन में एक धंधा मस्त लेवल पर ग्रोथ कर रहा है, शानदार लेवल पर। तो कोई भी चीज ग्रोथ करती है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरा ट्रैक करे, सब ध्यान रखे कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। सर वो इंडस्ट्री का नाम बताओ। गेमिंग इंडस्ट्री, ड्रीम 11, फैंटेसी ऐप, ये सब की सब उसमें आती है। हमारे यहाँ 194B एंड 194B भी बना हुआ है लॉटरीज के लिए और हॉर्स रेस के लिए, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के लिए ऐसा कोई सेक्शन नहीं था टीडीएस का, साथ में क्लेरिफिकेशन भी नहीं थे। तो ऑनलाइन गेमिंग का इंडस्ट्री पता है कितना खतरनाक हो गया और दिन ब दिन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और किस लेवल तक जाएगा भगवान जाने, कोई नहीं बता सकता। गवर्नमेंट खूब रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है इन चीजों पे, लेकिन वो सब चीजें कंटिन्यू अच्छी हो रही हैं। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है सर, इस पे टीडीएस अब कटने लग गया। क्या बात कर रहे हो? और इसके लिए स्पेशल सेक्शन आया सर, कौन सा? 194BA। बीए के हिसाब से टीडीएस कटेगा। बी के बाद बीए आता है ना, तो ऑनलाइन लॉटरी गेमिंग के बाद बीए आ गया सर, किसका? ऑनलाइन गेमिंग का। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, उस पे पैसे कमाते हो, तो आपका टीडीएस कटेगा। सर कितना टीडीएस कटेगा? 30%। सर सेम, हाँ सर, ऑफ नेट विनिंग अमाउंट, जो भी विनिंग अमाउंट होगी उसका 30% कटेगा। सर कब कटेगा? इसमें ये लिख लो कहीं भी करके, टाइम ऑफ डिडक्शन। सर कब कटेगा? टाइम ऑफ डिडक्शन, आराम से, एट टाइम ऑफ विड्रॉल। किस वक्त कटेगा? जिस वक्त आप क्या करोगे? विड्रॉ करोगे, अमाउंट विड्रॉ करोगे। अब कई बार शाणे हो जाते हैं, कई शाणे कैसे हो जाते हैं कि हम अमाउंट विड्रॉल ही नहीं करते, उससे कुछ शॉपिंग कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, XYZ, खूब सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप अमाउंट विड्रॉल नहीं करोगे तो किस वक्त टीडीएस कटेगा? इफ नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, देन कब कटेगा? एंड ऑफ द ईयर। जो भी विनिंग अमाउंट आपकी होगी उस पर कब कटेगा? साल के एंड में टीडीएस कट जाएगा। बोलो सर समझ में आई बात? सर एकदम समझ में आई, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, चलो सर यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई सर, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सर टीडीएस कटेगा? सर एकदम कटेगा।
कब कटता है? जिस वक्त हम पैसा निकालेंगे, लेकिन पैसा नहीं निकालेंगे तो साल के एंड में कटेगा। अब एक समस्या और आ गई, कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी अमाउंट उसमें डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर कई बार क्या है हम बहुत छोटे छोटे अमाउंट हम विड्रॉल करते हैं। तो जो फैंटेसी ऐप का मालिक होता है, जो कंपनी होती है, उसकी समस्या आ जाती है कि सर 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए पे टीडीएस काटना थोड़ा सा, मतलब बोलते ना हेक्टिक काम हो जाता है। हेक्टिक मतलब कि मैनुअल वर्क बढ़ गया। तो इस चीज का सॉल्यूशन भी दिया गया है। पहली बात तो ये कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, 10,000 ऐसा नहीं, 10,000 तक निकालेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, यहाँ टीडीएस कटेगा ही कटेगा, चाहे कुछ ही हो जाओ, ठीक है ना। चलो सर, अगर आप 100 रुपए तक विड्रॉल करते हो, क्या करते हो, 100 रुपए तक विड्रॉल करते हो, तो वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा। टीडीएस मे नॉट बी डिडक्टेड ऑन विड्रॉल ऑन सेटिस्फिकेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। आपने 100 रुपए तक विड्रॉल करा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी बात, आप पर टीडीएस भी साल के एंड में एक साथ कट जाएगा। तीसरी बात, अगर मान लो टीडीएस नहीं कटा, आपने अमाउंट निकाल ली, तो डिडक्टर की जिम्मेदारी है, डिडक्टर मतलब जो टीडीएस काट रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि ये टैक्स, इस पर जो टैक्स बने वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मेन कंडीशन यही है। और एक थर्ड वाली कंडीशन है कि उसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंच जाएगा। लो जी सर, ये कौन सा सेक्शन था अपना? 194 बी अभी बाकी है? हाँ सर बाकी, ऑब्वियसली। हाँ, व्हेन नेट विनिंग इन काइंड, हाउ विल डिडक्शन। अब देखो, आपको मैंने लाख रुपए दिए, आप जीते लाख रुपए, तो मैंने 30% टीडीएस काट लिया, समझ में आया, ठीक है। वो एक सौरभ गांगुली वाली कंपनी है ना, उसका ऐड करता है ना सौरभ कंपनी, सौरभ गांगुली, माई सर्किल 11, उस भाई ने क्या किया, एक बंदे को गाड़ी दे दी जीत में, तो आप जीत गए, लो एक कार। अब 30% टीडीएस काटना है, तो एक काम करें, 30% गाड़ी को काट लेते हैं, आगे वाली गाड़ी काट लेते हैं, पीछे वाली इसको दे देते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं ना। तो जब भी काइंड में गिफ्ट दे, तो अब समस्या आ गई बेटा। समस्या क्या आ गई कि अब टीडीएस कैसे कटे। तो बेटा यहां क्या बोला गया है, इस केस में डिडक्टर की जिम्मेदारी है कि टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचे, मतलब जो बंदा डिडक्टी है वो टैक्स जमा कराए, उसके बाद ही वो क्या करे, अमाउंट जो भी कार है या काइंड में गिफ्ट है वो अगले को दे। क्या बोला मैंने? अगर काइंड में गिफ्ट मिलता है, किस में मिलता है सर? काइंड में गिफ्ट मिलता है, तो उस केस में अगले को हम गिफ्ट तभी दें जब टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। गॉट इट? चलो, अब सर काइंड में जो भी गिफ्ट है उसकी वैल्यू कैसे करें? भाई गाड़ी कितने रुपए की है, 30% तो वैल्यू का कटेगा ना। 1 करोड़ की गाड़ी है तो 1 करोड़ का कटेगा, 50 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख का कटेगा। तो कैसे बोला गया है, जो भी आपने गिफ्ट किया है वो मैंने खुद ने परचेज किया है, तो परचेज प्राइस को हम क्या मानेंगे? वैल्यू मानेंगे। लेकिन अगर खुद ने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो उस जो कस्टमर से चार्ज करता किसी और से, उसको हम क्या मान लेंगे? वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलो जी सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सर एक नया टॉपिक है, सुनो, नया क्या, एग्जिस्टिंग टॉपिक है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। एक तो सर लिबरलाइज टीसीएस का प्रोविजन है। सर प्रोविजन किस चीज का वो बताओ पहले तो। अच्छा एक बात और, जीएसटी अमाउंट पे कभी भी टीडीएस नहीं कटता है, कहीं भी, कोई भी होती है, वो ध्यान रखना इस चीज का। मतलब 100 रुपए के 118 लगे तो 100 पे ही टीडीएस कटता है। अब हम नया प्रोविजन कर रहे हैं, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आजकल विदेश में, फॉरेन में घूमने का बड़ा एकदम चलन सा चल रहा है, बाहर घूम के आए। अब बाहर घूम के आए तो समस्या क्या है, लोगों के पास इतना पक्के का पैसा नहीं होता, लोग कच्चे के पैसे से घूमने जाते हैं। सरकार की चीज ठनक गई कि यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, वो टैक्स जमा करा रहा है खाली घूम रहा है। तो सरकार ने नियम लाए टीसीएस का, भाई मैं तेरे को पेमेंट करूंगा तो टीडीएस नहीं काटूंगा, टीडीएस नहीं काटूंगा, तो टीसीएस लेके आए कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो ना, उसको आप 100 रुपए दो, प्लस साथ में जो टीसीएस के अमाउंट वो दो। टीसीएस समझते हो ना कि एक्स्ट्रा, टीडीएस तो क्या होता है, हम काट कर पैसे देते हैं, और टीसीएस में एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, ठीक है। तो सब वो बाहर घूम के हैं, उनके लिए प्रोविजन आया कि सब अब टीसीएस का आपको इस पे कलेक्ट करना पड़ेगा। सर ये प्रोविजन किस किस पे लागू है, पहले तो ये देखो, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस पे लागू है, और ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम वालों पे लागू है। सर ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम तो मुझे पता है क्या होता है, कि सब जो बंदा इंडिया के बाहर घूमने जा रहा है एक पैकेज के अंदर, एक पैकेज के अंदर, मतलब मैंने एक पैकेज बुक करवाया मेक माई ट्रिप से, ठीक है, तो उसको मैं क्या दूंगा, मेक माई ट्रिप वाले भाई साहब को मैं क्या दूंगा, मेक माई ट्रिप वाले भाई साहब को मैं दूंगा, सर क्या दूंगा, मेक माई ट्रिप वाले को मैं एक तो
जो भी ट्रिप का पैसा वो दूंगा, साथ में टीसीएस दूंगा। टीसीएस कितना दूंगा वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है जी। चलो, और LRS क्या होता है? जो बंदा इंडिया के बाहर खर्च करता है अप टू $2.5 लाख तक, उसे LRS बोलते हैं। वो अपनी डेफिनेशन काम की नहीं है, लेकिन LRS जो होते हैं इंडिया के बाहर जो खर्च करते हैं, वो खर्च किसके लिए करते हैं? एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, हेल्थ स्कीम के लिए खर्च कर सकते हैं, कोई भी इलाज वगैरह कराना चाहते हैं तब खर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। तो LRS जो इंडिया के बाहर खर्च करते हैं उन पे लागू होता है, ठीक है। प्रोविजन क्या है समझते हैं, आओ जी। क्या है रेमिटेंस? तो ये LRS के लिए हो गया प्रकार से। अच्छा, पहले एक बात और, 1/10/23 से पहले रेटें अलग थी, और ये एक्चुअल में ये अमेंडमेंट क्या है, 1/10/23 के बाद रेटें चेंज हो गई। तो 1/10/23 के बाद रेटें चेंज हो गई। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली 1/10/23 के बाद का ही आना चाहिए, बट हमें दोनों तरीके याद करेंगे, ठीक है जी। पहली बात कि साहब अगर मैं रेमिटेंस करता हूं इंडिया के बाहर फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो अगले को टीसीएस क्या दूंगा, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट को छोड़कर। तो उस केस में टीसीएस कितना कलेक्ट होएगा? अगर आप 7 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हो ना, तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा अगला। भाई इतना तो लगता ही यार मैं बाहर जा रहा हूं तो 7 लाख रुपए तक खर्च कर रहा हूं, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अरे ये प्रोविजन क्यों बनते हैं भाई? हम गरीबों के लिए नहीं बनते हैं, ये प्रोविजन बनते हैं जो अमीरों के लिए, जो बहुत बड़ा पैसा इंडिया के बाहर खर्च कर रहे हैं और सरकार को टैक्स का दिला भी नहीं दे रहे, उन पे प्रोविजन लागू होते हैं। ये समझे मेरी बात आप? तो ये किसके लिए कि अगर 7 लाख तक एजुकेशन का खर्चा कर रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा इंडिया के बाहर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 लाख से ऊपर करोगे तो कितना टीसीएस कलेक्ट होएगा? 5%। और 5% भी किसका? अंडरलाइन कर लो, एक्सेस ऑफ 7 लाख का। 7 लाख से ऊपर वाले पेमेंट का 5%। गॉट इट? चलो, सेकंड क्या है? रेमिटेंस आउट ऑफ लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मैंने लोन लिया, लोन लिया किसके तहत? 80E के तहत, और फिर खर्च किया। वर्ड सुनना, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि मेरे पास खुद के पास पैसे पड़े तो टीसीएस कटा 5%, लेकिन मैंने लोन लिया भाई फिर खर्च किए, मैंने लोन लिया और फिर खर्च किए, तो टीसीएस कितना कलेक्ट होएगा? 7 लाख तक तो नो, और 7 लाख के बाद भाई भयानक चीज है 0.5, यहां कितना था 5 और यहां कितना 0.5%, एक्सेस ऑफ 7 लाख। आपने लोन लिया, लोन लिया तो एंट्री हो गई, अब तो फॉर्मेलिटी खाली 0.5, लेकिन खुद का पैसा खर्च कर रहे हो, खुद का पैसा खर्च कर रहे हो तो कितना टीसीएस कलेक्ट होएगा? 5%। इंडिया के बाहर आपने खर्च किया, सर अच्छी बात है, इंडिया के बाहर आपने खर्च किया किस लिए? सुनना मेरी बात शांति से। एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कवर हो गया। रेमिटेंस आपने भेजे इंडिया के बाहर पैसे फॉर अदर पर्पस। अदर पर्पस तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेन तो दो ही होते हैं, फिर भी भेज दिया तो टीसीएस कितना कटेगा? देखो 7 लाख तक गरीबों पे कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख तो ओके है, नो टीसीएस, लेकिन 7 लाख से ऊपर होगा तो 1/10/23 तक कितना कटेगा? 5%, एक्सेस 5 लाख। लेकिन अगर मैं बात करूं 1/10/23 के बाद, तो टीसीएस की रेट बढ़ा दी 20%। भाई 20% बहुत होता है, छोटा मोटा नहीं होता। आप सोचो 1 रुपए एक्स्ट्रा देते हो जान निकल जाती है। मतलब मैं आपको अगर 1 लाख रुपए दूंगा, भाई इंडिया के बाहर भेज दे, 1,20,000 देने पड़ेंगे, 1,20,000 देने पड़ेंगे, 20,000। हालांकि ये सब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 20,000 आप एक्स्ट्रा दोगे ना, वो सब आपको जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे उस वक्त जो टैक्स बनेगा उसमें से वो एडजस्ट हो जाता है, और अगर आपने एक्स्ट्रा टीसीएस कलेक्ट हो गया आपका, तो आपका वो रिफंड हो जाता है। मान लो एग्जांपल लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, मान लो आपका 5 लाख क्या हुआ, टीसीएस कलेक्ट हो गया, अगले दे दिया। अब जब आईटीआर भर रहे थे इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपने देखा कि आपका जो टैक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है? 6 लाख। तो अब 6 लाख गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना, उसमें से 5 लाख तो कलेक्ट हो गया था ना, वो गवर्नमेंट के पास जा चुका, तो अब आपको कितना जमा कराना है? खाली 1 लाख जमा कराना है। ये नियम होता है, ठीक है ना, छोड़ो इस चीज को। चलो अब चलते हैं अपने आगे की बातों में। ओवरसीज टूर पैकेज, ये तो रेमिटेंस ऑफ एलएसआर हो गया, एलआरएस वाला हो गया। अब ये सुनो, अगर मैं इंडिया के बाहर घूमने जा रहा हूं एक पैकेज के तहत, सुनना मेरी बात, यहां रेमिटेंस था, यहां पैकेज के तहत जा रहे हूं। पैकेज का मतलब कभी भी फ्लाइट बुक कराना नहीं होता, फ्लाइट पैकेज का मतलब होटल बुक कराना नहीं होता, पैकेज में सब आ जाता है, होटल, फ्लाइट, साइट सीन्स वगैरह सब कुछ। तो पैकेज है, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होएगा, और ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी भी था। इंडिया के बाहर घूम के आ रहे हो तो आप टीसीएस कितना कलेक्ट होएगा? 5%। टेंशन नहीं, जब आप रिटर्न भरोगे तो कलेक्ट
आपका जो भी किया गया वो रिफंड हो जाएगा या फिर टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। ये 1/10/23 से पहले था, और 1/10/23 के बाद क्या आया कि सब 7 लाख तक तो गरीबों भी कटेगा। इंडिया का घूमने जा रहे हो, एजुकेशन थोड़ी जा रहे हो यार, और 7 लाख से ऊपर, अरे बाप रे, 20% कटेगा। छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत होता है। लेकिन टेंशन थी, जब मैं रिटर्न भरूंगा तो वहां पर रिफंड हो जाएगा या टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। 1/10/23 से पहले ओवरसीज में 5 कटता था, अब 7 लाख तक 5 कटेगा, और अब 20% कटेगा 7 लाख से ऊपर। चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, अब इसमें कुछ इश्यूज आए थे, क्लेरिफिकेशन आए हुए हैं। पहला क्लेरिफिकेशन क्या है, ये वाला कि सब LRS का पेमेंट कर रहा हूं मैं ओवरसीज क्रेडिट कार्ड से। कैसे भी कर भाई, कर रहा है ना, कर रहा है ना, 7 लाख से ऊपर कर रहा है ना, तो 5 या 0.5% कटेगा ही कटेगा, चाहे कुछ हो जाओ, ठीक है। नो TCS will be applicable on expenditure थ्रू, अच्छा सॉरी, अच्छा ओवरसीज क्रेडिट कार्ड हो गए जो इंडिया के बाहर के कार्ड्स हो गए, तो उससे पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली TCS नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है जी, उससे TCS नहीं कटेगा। अब बात करते हैं LRS की। सर एजुकेशन हेल्थ जो है, एजुकेशन अलग चीज हो गई, हेल्थ अलग चीज हो गई, तो क्या सर मैं क्या एक काम करता हूँ, हेल्थ पे भी 7 लाख खर्च कर देता हूँ और एजुकेशन पे 7 लाख खर्च कर देता हूँ, तो 14 लाख का TCS नहीं कलेक्ट होएगा क्या? नहीं मूर्खों, यहाँ हम कंबाइन देखते हैं। कैसे देखते हैं? कंबाइन देखते हैं। कैसे देखते हैं? कंबाइन देखते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्पस ऑफ रेमिटेंस। ओके, कंबाइन देखेंगे। कैसे देखेंगे? कंबाइन देखेंगे। ओके, चलो जी। ये कुछ और इश्यूज थे। मान लो एजुकेशन पर्पज के लिए 7 लाख हो गया, ठीक है। हाँ, अगर 1/10/23 से पहले लिमिट रेट अलग थी, 1/10/23 के बाद रेट अलग हो गई, ठीक है। जैसे हम बात करें 7 लाख के TCS नहीं कटता, कलेक्ट होता, तो 1/10/23 से पहले 7 लाख और 1/10/23 के बाद 7 लाख, तो 14 लाख तक नहीं कटेगा क्या? नहीं, ये पूरे साल में 7 लाख है, तो आपने 1/10/23 से पहले 7 लाख हो गया तो उसके बाद आपको TCS कलेक्ट होने लग जाएगा, वो 5 हो या 0.5 हो, ठीक है। क्वेश्चन 3 में वही लिख रखा है। अब एक बात समझना, कई बहुत ही शाणे होते हैं भाई, इतने शाणे होते हैं जिसकी हद नहीं है। ये हमारे हैं यश जालान साहब, ठीक है। इनको पैसे भेजने हैं कहां पर? दुबई। दुबई में इनका बेटा पढ़ता है, पता नहीं क्या पढ़ता है लेकिन पढ़ता है, ठीक है। तो वो, ये देखो, ये ऑथराइज्ड डीलर है, नाम है इनका A, और एक ऑथराइज्ड डीलर और है, नाम इनका क्या है? B है। तो यश जालान साहब को पैसे भेजने हैं इंडिया के बाहर, तो इन्होंने क्या किया, इस डीलर के थ्रू दुबई में कितने पैसे भेज दिए? 7 लाख, ठीक है। अब इन्होंने वापस इससे नहीं भेजे, ये किसके पास गए? B के पास गए, कि काम करते हैं B से भी कितने रुपए भेज देते हैं? 7 लाख भेज देते हैं। किसको पता चलता है? तो ये 7 लाख की लिमिट ओवरऑल है, सबसे मिलाकर है, तो इसमें दिक्कत हो गई बेटा। तो क्योंकि अब देखो इसका एक्चुअल में कोई तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का, दो अलग अलग इंसान हो गए, किसको पता चलता है? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यहाँ पर जब तक हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते ना, तो यहाँ पर यश जालान की जिम्मेदारी है वो ध्यान रखे कि अगर वो किसी और से भी पैसे भिजवा रहा है तो वहां पर उसे उसे क्या बोले, बताए कि मैं 7 लाख ऑलरेडी भिजवा चुका हूं, अब आपको मेरे से TCS कलेक्ट कर लेना चाहिए। और ये B की जिम्मेदारी है कि वो उससे क्या ले ले, सेल्फ डिक्लेरेशन ले ले कि साहब आपने किसी से पहले पैसे नहीं भिजवाए या भिजवाए, नहीं भिजवाए तो मैं TCS कलेक्ट नहीं करूंगा, भिजवाए हैं तो मैं कलेक्ट करूंगा। और यहां पर ये फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, चलो जी, यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो सर, ये डिक्लेरेशन अगर यस चालान झूठ गलत दे दे तो फिर यस एसेसिन डिफॉल्ट कहलाएगा। आओ,
ये इसके प्रोविजंस हैं। हाँ एक बात और सर, मैं ना क्या बोलते हैं 3 लाख रुपए टूर पे खर्च कर रहा हूँ और बाकी मैं एलआरएस पे खर्च कर रहा हूँ, तो प्रोविजन लागू होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ओवरसीज टूर पैकेज और एलआरएस ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है जी, चलो सर मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? मेडिकल ट्रीटमेंट में एक तो टिकट का खर्चा हो गया, मेडिकल एक्सपेंस हो गए और अदर डे टू डे अफेयर एक्सपेंस हो गए, तीनों खर्चे इसके अंदर आएंगे। ठीक है। ओवरसीज टूर पैकेज में कोई भी एक चीज बुक कराना टूर पैकेज नहीं कहलाता, कम से कम उसके लिए 2 चीजें होनी जरूरी है, एक तो टिकट होनी चाहिए, होटल होनी चाहिए, या फिर कोई और खर्चा, ये इनमें से 2 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गोट इट बच्चा? चलो, प्रोविजनिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ये सब हमें पता है, सब बताया हुआ है। ठीक है, इसमें बस यही है कि किस किस को पैन के लिए अप्लाई, पैन नहीं हो तो भी चलेगा। एक तो नॉन रेजिडेंट होते हैं, एक आईएफसी बैंकिंग यूनिट्स होती है, या कोई भी बंदा जो इंडिया के बाहर, फॉरेन कंपनी इंडिया से पैसे निकालती है तो उसको पैन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करा रहा हूँ सर, ये अमेंडमेंट आपकी लेटेस्ट उसमें नहीं है, बट हमारे इस बार नवंबर 23 वालों को पता होने चाहिए। सर क्या अमेंडमेंट्स है, सुनो। पहला 194 आइए, इंपॉर्टेंट सर, वहां पहले क्या था, एग्रीकल्चर लैंड लिखा हुआ था 194 आईए में कि आप कोई भी जमीन आइए, जमीन बेच के जाइए, तो टीडीएस कटता था, टीडीएस कटता था 50 लाख से ऊपर, तो वहाँ एग्रीकल्चर लैंड लिखा हुआ था, अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गया, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे अब टीडीएस कटेगा 50 लाख से ऊपर होने पर। ठीक है। दूसरा 194N, 194N आपका कैश का था, आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। सर किससे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते? कैश विड्रॉल किससे नहीं कर सकते? कैश विड्रॉल नहीं कर सकते बैंक से एक लिमिट से ऊपर। ठीक है, सेम का सेम प्रोविजन है कि 1 करोड़ से ऊपर आप कैश विड्रॉल करोगे तो टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब यहां पर अमेंडमेंट क्या आ गया सर? अमेंडमेंट क्या आया? ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर टीडीएस विड्रॉल करोगे तो 5% टीडीएस कटेगा। ये अमेंडमेंट ये आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉल करती है तो उसमें 1 करोड़ की लिमिट कितनी लगेगी? 3 करोड़ लगेगी। सर कोई और अमेंडमेंट है क्या? नहीं, कोई और अमेंडमेंट नहीं है, बट अच्छा सेक्शन है, एग्जाम में आ सकता है कि 1 करोड़ से ऊपर अगर मैं विड्रॉल करता हूं, 1 करोड़ से ऊपर अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो टीडीएस कटेगा कितना? 5%। हालांकि अगर मैंने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी तो ये लिमिट खिसक के 20 लाख हो जाएगी। मतलब 20, अगर मैंने रिटर्न्स नहीं भरी, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी, तो उस केस में स्टार्टिंग में 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक टीडीएस कटेगा कितना? 2%, और उसके ऊपर टीडीएस कटेगा आपके 5%। ये आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, लेटेस्ट वाले मॉड्यूल में। ठीक है, लो सर ये के सेक्शन 80G, 80G में 4 थी, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विथ लिमिट और 50% विथ लिमिट। उसमें एक था 50% विदाउट लिमिट कि 50% डिडक्शन मिल जाती है, कोई भी लिमिट नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपए डोनेशन कर रहा हूं किसको? चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर इन फंड को, तो उसमें मेरे को 1 लाख का 50,000 मिल जाएगा, कोई क्वालिफाइंग लिमिट हम नहीं देखेंगे। अब वहां 4 थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ड्रॉट रिलीफ फंड। तो साहब ये हटा दिया इस बार, अब नहीं है। इंदिरा गांधी जी भी नहीं है, राजीव गांधी जी भी नहीं, मोदी जी क्यों रहने देंगे इन तीनों को? मोदी जी रहेंगे तब तक तो ये रहेंगे ही नहीं, अब क्या करें? उन्होंने खाली क्या रख दिया? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड रख दिया। लो जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या बताऊं सर क्या सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आओ सर, क्या है सुनो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH, 80CCH किस चीज का है? गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम क्या है कि साहब अब सेना के आप क्या बोलते हैं, सैनिक बन सकते हैं, सेना के अंदर जाकर 4 साल तक का टाइम होता है, 4 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा या फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जब सैनिक निकले 4 साल बाद तो उसके कुछ भी पैसा नहीं बचे, तो उन्होंने एक फंड बना दिया। वो क्या करता है, उस फंड के अंदर जितना भी एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा
जितना भी वो एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा सैलरी के रूप में। अच्छा, अग्निपथ के अंदर जो भी पैसा मिलता है वो सैलरी के एंड में टैक्सेबल होगा, वो सैलरी एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। तो जो भी पैसा उसको मिलेगा सैलरी के रूप में, उसका 30% गवर्नमेंट अलग फंड में डाल देती है, उसको बोलती है अग्निवीर कोरप्स फंड। किस में डाल देती है? अग्निवीर कोरप्स फंड में, उस फंड में डाल देती है। उतना ही पैसा एम्प्लॉयर या फिर बोलते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से मिलाती है। तो वो दोनों फंड आपके कंट्रीब्यूट होते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, और जब रिटायर होते हो उस वक्त वो पैसा आपको मिलता है, ठीक है। काम की बात क्या है, जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उसकी डिडक्शन मिलती है सर 80CCH में 1 में, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसकी इनकम डिडक्शन मिलती है 80CCH 2 में। ये अपने नहीं था 80CCD 1 और 80CCD 2, वैसा ही हो गया, ठीक है। इसकी डिडक्शन मिलती है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, सेक्शन 115 BAC, 115 BAC अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती 80C to 80U, नहीं मिलती, नो चांस, बिल्कुल भी नहीं मिलती भाई, बिल्कुल भी नहीं मिलती, नहीं मिलती सब, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर 115 BAC अडॉप्ट कर रखी है तो 80CCH1 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 80CCH सब्सेक्शन 2 मिलेगा। मतलब इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप नॉर्मल स्कीम लो 115 BAC लो, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि सर ये हमें 80CCH2 सब कंडीशन मिलेगा, और 80CCD सब्सेक्शन 2 भी तो कुछ था, उसका बेनिफिट भी आपको हर कंडीशन में मिलता है। 80CCH का तभी मिलेगा जब 115 BAC आप ऑप्ट आउट कर दोगे, मतलब नहीं अडॉप्ट करोगे। बोलो समझ में आई? सर ये लो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लो सब इंपॉर्टेंट, लो सब एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है साहब। लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का और है सर। क्या? हाउस प्रॉपर्टी कैरिड फॉरवर्ड लॉस। फिलहाल हमने क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेटअप होता है। अगर लॉस बच जाता है तो वो दूसरे हेडों से भी सेटअप हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, सेटअप हो सकता है? हाँ सर, दूसरे सभी हेड से सेटअप हो सकता है, बट उसमें लिमिट 2 लाख की। तो दूसरे हेड से मैं कितना सेटअप हो सकता था? 2 लाख तक। अगर फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो लॉस क्रेडिट फॉरवर्ड होता था और अगले 8 साल तक सेटअप होता था। अब क्या नियम आ गया, ये स्कीम अभी भी लागू है लेकिन ऑप्ट आउट में। अगर हम अब डिफॉल्ट स्कीम ऑप्ट करेंगे, मतलब सेक्शन 115 BAC लेंगे, 115 BAC लेंगे, तो क्या बोल रखा है भाई? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेटअप होगा। अगर लॉस बच गया तो दूसरे हेड से सेटअप नहीं होगा। कब नहीं होगा सेटअप? जब मैं 115 BAC लूंगा तो दूसरे हेड से सेटअप नहीं होगा। हालांकि लॉस बच जाएगा तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जी। कोई तकलीफ हो तो बोलो भाई, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर 115 BAC लूंगा तो दूसरे हेड से सेटअप नहीं होगा, केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बाकी लॉसेस की बात नहीं करी है। नॉर्मल स्कीम में 2 लाख तक बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और एक्स्ट्रा बता दूं, एसओपी का लॉस हम एसओपी का इंटरेस्ट हम कंसिडर नहीं करते इन केस ऑफ 115 BAC। नॉर्मल स्कीम में उसको हम लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी सर, ये आपके इनकम टैक्स के पूरे अमेंडमेंट हो गए। इसके अलावा कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं बचा, ये अल्टीमेट अमेंडमेंट्स है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो बाय बाय। अब एक वीडियो हम बनाएंगे देखो जल्दी से, जिसमें 115 BAC में किस किस के 115 BAC के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो वीडियो हम डिस्कस करेंगे। चलो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं कभी और, बाय बाय।